हाँ, करेक्ट। Hello, am I audible and visible to all of you? I hope I am. So let's see. So आज हम फिर से, अभी हम थोड़ी देर पहले मिले थे, अब हम फिर वापस आए हैं और आज साई मैथ कनेक्ट में हम बात करने वाले हैं। साई मैथ कनेक्ट पे हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के इस पार्ट की, जिसमें हम बात करेंगे, ऑब्वियसली वी आर नॉट गोइंग टू टॉक एवरीथिंग इन डिटेल, बट ऑब्वियसली वी विल सी द सरफेस ऑफ हाउ डिफिकल्ट इट इज, हाउ कॉम्प्लिकेटेड इट इज कि डीएनए से हमारा, डीएनए से सब कुछ सही आ रहा है? ओके। डीएनए से पूरी डायवर्सिटी डेवलप होती है, यानी डीएनए के डिफरेंस से, यानी कि सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर एक डीएनए है, उसके बदलने से सब कुछ बदल जाता है। तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। पर बिफोर मूविंग अहेड, आई रियली वांट टू इंट्रोड्यूस, जो हम, जिसको मैं बहुत समय से बता भी चुका हूं और पहले भी मैंने बताया है कि साई मैथ कनेक्ट जो था, इट इज एन एंडेवर कि आप में एक आग जल पाए, एक फायर आए कि आप पढ़ाई करें। वो फायर हमेशा, ह्यूमन नीड्स ग्रेटिफिकेशन फॉर द पावर। जो भी पावर आती है उसके लिए उसको ग्रेटिफिकेशन चाहिए होता है, उसको चाहिए होता है कि लोग उसकी तारीफें करें, उसको समझाएं कि क्या है। तो वो कैसे किया जा सकता है? वो ग्रेटिफिकेशन होता है, हम उसका टेस्ट लेते हैं, हम उसको जब चेक करते हैं तब पता चलता है कि यार हाउ गुड और बैड ही और शी इज। सो उसके लिए हमें टेस्ट लेना पड़ता है। तो दिस इज व्हाट आई वांट टू, मैं हर बार बोलता हूं कि ये टेस्ट है, तो उसके बारे में फिर से मैं एक बार आपको जानकारी दे दूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको ये, आपके पास तीन ऑप्शन हैं। एक सबसे पहला ऑप्शन है कि अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन है, आप एंड्रॉयड फोन पर आइजैक लर्निंग का ऐप, जो बिल्कुल ऐसा दिखाई देगा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। इफ यू हैव आईओएस, तब आपके पास ऐप स्टोर में ऐसा दिखाई देगा, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आपके पास दोनों नहीं है एंड यू वांट टू एक्सेस थिंग्स फ्रॉम द कंप्यूटर और लैपटॉप, यू कैन गो टू isaacdigital.com पे आप जा सकते हैं। आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पर जैसे ही पहुंचेंगे, यहाँ पर आपको एक कोर्स सा दिखाई देगा जो साई मैथ कनेक्ट है, जो कि आपको 100 रुपीज का कोर्स पड़ेगा। 100 रुपीज के इस कोर्स में हो क्या रहा है? 100 रुपीज के कोर्स में आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, बहुत सारी क्विजेस मिलेंगी, बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा जो आप पढ़ने में यूज कर सकते हैं। Along with that, this is the key to access, हमारे पास हम जो अपना क्विज देने वाले हैं उसका एक्सेस होने वाला है। इसके बारे में, हम क्विज के बारे में बता दें कि क्या है। तो इस कोर्स में क्या है? इस कोर्स में हमने जैसे बोला, यू विल गेट स्टडी मटेरियल, सम वीडियो लिंक्स, सम क्विजेस आर देयर। उसके अलावा ये कोर्स जो है ये आपका वैलिड है, यानी कि यू कैन एक्सेस दिस कोर्स अप टू मार्च 2025 तक आप इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। इसमें हमें, जिसकी बात मैं कर रहा था कि नवंबर में, 28 नवंबर 2024 और 21 फरवरी 2025 को हम क्विजेस लेंगे, एंड दिस क्विजेस विल बी बेस्ड ऑन योर क्लास, योर नॉलेज, जो आप अपनी क्लास में कितना एक्सेल कर रहे हैं, कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उस बेसिस पर ये जो क्विजेस होंगी, इन क्विजेस का ड्यूरेशन होगा हाफ एन आवर। और हाफ एन आवर में जो क्विज आपके सामने हो रही है, इस क्विज को अगर आप देखेंगे तो आपकी क्लास के हिसाब से इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेंगे वो 30 से 45 तक क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आपको अटेम्प्ट करने होंगे। अब इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये क्वेश्चन जो है, जैसे जैसे ये पेपर है, ये ओपन होगा फॉर द विंडो 24 आवर 28 नवंबर को, और उस दिन आप किसी भी समय आधे घंटे का समय लेकर आप इस क्विज को लिख सकते हैं, दे सकते हैं। यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू बेस्ड है, आप क्लिक करते जाएंगे और आपका धीरे धीरे क्वेश्चन सबमिट होता जाएगा। इट्स गाइडलाइंस आर गिवन। आई रियली अप्रिशिएट कि आप 5 मिनट पहले से स्टार्ट करके देख लें कि क्या चीजें हैं, कैसा है, ताकि आप लॉग इन करके क्विज को देख पाए। और उसके बाद आप आधे घंटे में इस क्विज को कंप्लीट करेंगे, तो क्विज कंप्लीट करने के बाद आपका पेपर सबमिट हो जाएगा एंड आपको आपके मार्क्स पता चल जाएंगे। और एट द एंड जब सारे बच्चे क्विज दे लेंगे तो हमारे पास जो बहुत सारे बच्चों का डेटा होगा, उनमें से हम टॉपर्स को छांटेंगे कि इन्होंने कैसा परफॉर्म किया। एंड डेफिनेटली वी विल ट्राई टू appreciate, will try to acknowledge their performance by giving token of reward। हम उनको रिवॉर्ड देके उनको डेफिनेटली अप्रिशिएट करेंगे। और जो बच्चों ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है,
हम डेफिनेटली उनको काउंसिल करेंगे, उनसे बात करके देखेंगे कि कैसे वो अच्छा कर सकते हैं अगर वो पढ़ाई में इच्छुक हैं तो, if they are interested in really in studies, because believe me it is very important कि पढ़ाई, बेसिक पढ़ाई हमें सबको अच्छे से करनी चाहिए। अब क्या हम प्राइजेस देंगे, जो हम एप्रिसिएशन कह रहे हैं वो क्या है? तो जो टॉप 3 विनर्स हैं उनको हम अपना ऑनलाइन कोर्स जो है वो पूरा का पूरा, जिस भी क्लास में पढ़ते हैं 6 से लेके 12 तक, जेई की, नीट की, जिसकी तैयारी करने वाले हैं उसके हिसाब से उनका वो कोर्स उनको हम पूरी तरह से फ्री देने वाले हैं। उस कोर्स के अलावा, फ्री देने के अलावा, अगर आप ऑफलाइन में एनरोल करने वाले हैं तो वी आर गोइंग टू गिव यू अप डिस्काउंट अप टू 70% का हम उनको ऑफलाइन में डिस्काउंट भी देने वाले हैं। देयर आर मल्टीपल बुक्स गिवन टू एस चांद की जो बुक्स हैं वो दी जाएंगी उन बच्चों को जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इसके अलावा Amazon वाउचर्स मिलेंगे जो रियल मनी है, यू कैन बाय थिंग्स आउट ऑफ इट फ्रॉम द Amazon वेबसाइट, आप वहां से चीजें खरीद सकते हैं और वो उसका फर्स्ट प्राइस 20,000 ऑड मनीज, ऑड रुपीज होंगे, यानी 20,000 रुपीज आपके पास है, आप उसका जो चाहे वो खरीद सकते हैं, आपकी मर्जी है। सेकंड प्राइस को 10,000, थर्ड प्राइस को 5,000 रुपीज मिलेगा और ये चीज दोनों क्विज में अवेलेबल है, विद वेदर यू परफॉर्म वेल इन क्विज 1 और इन क्विज 2 or in both, you are going to get the price double. If you are going to perform well in both the quizzes, you are going to get double prize. So this is as simple as that. And जो बाकी सारे बच्चे हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है उनमें से 100 बच्चों को हम 50% स्कॉलरशिप देंगे अपने अच्छे टेस्ट के लिए। And we ideally from my side also I'm saying if they have some kind of problem, I get अच्छे बच्चे हैं, मैं उनको और भी ज्यादा स्कॉलरशिप देने को तैयार हूं। द रीजन आई रियली वांट कि पढ़ाई अच्छे बच्चों तक हर तरीके से अच्छा कंटेंट पहुंचना चाहिए, यह मेरा पूरा का पूरा पर्पस रहता है, ये मेरा पूरा का पूरी सोच रहती है, इसलिए हम उसको डेफिनेटली प्राइज देंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट क्विज। जो क्विज होगी आप इसके लिए जल्दी से जल्दी रजिस्टर करें, जितने जल्दी रजिस्टर करेंगे उतना हमारे लिए बढ़िया है, ताकि हम अपने बच्चों के हिसाब से हम देखेंगे कि आपके लिए बढ़िया है, हमारे लिए बढ़िया है कि आपको स्टडी मटेरियल आप अच्छे से कर सकते हैं एंड यू हैव एक्सेस, आप चीजों को आस्क, यू कैन आस्क योर डाउट्स आल्सो ड्यूरिंग दिस course time. 100 rupees is not a big amount, so obviously you can do that. So without wasting time, now we are going to talk about things जो हम आज बायोलॉजी में बात करने वाले हैं। डीएनए टू डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंट टाइप की चीजें, यानी कि मैं आपसे अलग हूं, मेरी आवाज आपसे अलग है, मेरा रूप आपसे अलग है, मैं दिखता अलग हूं, मैं सब कुछ आपसे अलग हूं, जबकि हम दोनों ह्यूमन हैं। कहां डिफरेंस क्रिएट हुआ है कि हम एक दूसरे से अलग दिख रहे हैं? दो भाई बहन भी एकदम अलग दिख रहे होते हैं, इफ दे आर ट्विंस समथिंग इज डिफरेंट, समथिंग इज डिफरेंट। क्या चीज है जो वो डिफरेंस क्रिएट करती है? क्योंकि बनता तो बहुत सब कुछ बहुत बेसिक सेल से है, तो बेसिक चीज कहां डिफरेंस क्रिएट करती है, और उसके चीज पे हम ये पूरी जेनेटिक्स और इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि हम चीजों को जो अपने इनहेरिट करते हैं, यानी कि अपने अपने पेरेंट्स से, अपने फोर फादर से जो क्वालिटीज हमें आ रही होती हैं वो हम लाते हैं, वो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ऑब्वियसली बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, पर हाँ इतनी डिटेल में जरूर कि आप इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ पाए। आई होप आई एम क्लियर एंड आई एम रेडी टू स्टार्ट। नो प्रत्यांशा, हाउ आर यू? हाय वीर। आवाज आएगी ना आपकी? यस वीर, बिल्कुल सही। वीर ने कहा कि डीएनए इज द थिंग व्हिच क्रिएट डिफरेंस। डीएनए वो चीज है जो डिफरेंस क्रिएट करती है। आई होप ऑल ऑफ यू सीन दिस वंडरफुल पिक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए का ये पिक्चर देखा होगा आपने, जिसमें दो हेलिकल स्ट्रक्चर कहते हैं, एक लैडर है, एक ट्विस्टेड लैडर फॉर्म में ये दिखाई देता है। इसके अंदर क्या है उसको समझने की हम कोशिश करेंगे, और कहाँ होता है, क्या करता है, कैसे चेंज लाता है, सबके बारे में बात करेंगे। और ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बहुत आराम से देखा जाता है। यू कैन कई बार इसको समझने के लिए इस डबल स्ट्रक्चर को हम सीधा खोल के विजुलाइज करें तो ये एक लैडर फॉर्म करता है, और उस लैडर फॉर्म में हम इस चीज को देख सकते हैं। ये लैडर्स जो हैं ये एक ही तरह के कंपाउंड्स हैं जो बार बार लगे हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स में। दैट्स व्हाई डीएनए इज कॉल्ड पॉलीमर। डीएनए को पॉलीमर कहा जाता है। पॉलीमर क्या है? जो एक बेसिक यूनिट से मिलकर बना हुआ है। जैसे जैसे बेसिक यूनिट से मिलकर बना हुआ है, जैसे कि हम बात करें सुक्रोज की बात करें, वो भी ग्लूकोज से मिलकर बना हुआ है, पर वो लीनियर स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज की मॉलिक्यूल जुड़ते जा रहे हैं तो सुक्रोज बन जाता है। उसे डीएनए में भी क्या चीजें हैं जो जुड़ जुड़ जाती हैं, और जुड़ते जुड़ते वो आपकी
एक लंबी चेन बनाती हैं और उसे हम पॉलीमर को हम डीएनए कहते हैं। उसका बेसिक चीज क्या होती है, डीएनए का बेसिक पार्ट क्या होता है? डीएनए का बेसिक पार्ट जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड होता है। न्यूक्लियोटाइड जो है उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो यहां पर एक शुगर का बेस होता है, यहाँ पे फॉस्फेट होता है, फॉस्फेट यानी PO4 प्लस ग्रुप होता है हमारे पास, फॉस्फेट ग्रुप है, और यहां पर हमारा नाइट्रोजीनियस बेस होता है। ये नाइट्रोजीनियस बेस जो होता है वो 4 तरह के होते हैं, 4 तरह के नाइट्रोजन, ये एक साइक्लिक कंपाउंड है नाइट्रोजीनियस बेस, और इस साइक्लिक कंपाउंड के डिफरेंट स्ट्रक्चर के कारण ये 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जिन्हें हम यहां पर हमने एग्जांपल साइटोसिन का लिया हुआ है। उसके अलावा एडनिन, ग्वानिन और थाइमीन भी होते हैं, यानी एडनिन, ग्वानिन, थाइमीन और साइटोसिन 4 तरह के हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं। ये जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है ये है मोनोमर। मोनोमर इसलिए कहा क्योंकि इसी को जुड़ जुड़ के, ऐसे 4 तरह के मैंने न्यूक्लियोटाइड बताए, इन 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड को जोड़कर हमारा पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर बनता है। अगर मैं मोटा मोटा यहाँ पे देखूं, यहाँ पे मोटा मोटा देखूं तो ये, जैसे कि अगर मैं इसको स्ट्रक्चर को दिखाऊं आपको, तो ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर आया हुआ है जिसे मैंने ग्लूकोज कहा, और यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन बेस है हमारे पास, जिसके पॉसिबिलिटी हमने बोली, नाइट्रोजन बेस जो हमारे पास है ये, यहां पर इसके साथ फॉस्फेट लगा हुआ होता है, यहां पर इसके साथ फॉस्फेट लगा हुआ होता है। प्लीज ध्यान समझने की कोशिश करिएगा। अब हमारा एक और दूसरा फॉस्फेट हमने यहां पर और बना दिया, ये दूसरा फॉस्फेट और बना दिया, और इसके साथ भी नाइट्रोजीनियस बेस लगा दिया। अब इस फॉस्फेट को ये दोनों लिंक कर जाते हैं, ये दोनों लिंक कर गए, ये दोनों लिंक कर गए। सिमिलरली यहां पर एक दूसरा बनाया, यहां पर एक दूसरा बनाया, और इससे फॉस्फेट यहां पे जो निकला हुआ है वो इससे लिंक कर गया। तो अगर आप देखें तो इधर ये सारे लिंक करते हुए एक लाइन सी खड़ी कर देते हैं। ये जो लाइन हमारी है, जो मैंने आपको भी दिखाया था, जो अभी आपको दिखाया था डीएनए में, ये लंबी वाली लाइन जो दिखाई दे रही है, ये इन्हीं का फॉर्म होता है। इसको सीधा बनाए तो ये सीधे सीधे दिखाई देगा, ट्विस्टिंग को हटा दे तो ये लाइन बन के तैयार हुई है, और यहां पर आपका नाइट्रोजीनियस बेस जो है वो यहां पर होता है, ये नाइट्रोजीनियस बेस यहां पर होता है। सिमिलरली एक यहां पर भी एक लाइन होती है, और इसके भी नाइट्रोजीनियस बेस यहां पर होते हैं, और ये नाइट्रोजीनियस बेस आपस में एक बॉन्ड बना लेते हैं, और इस तरह से हमारा पूरा डीएनए बन के तैयार हो जाता है, पूरा डीएनए बन के तैयार हो जाता है। तो एडनिन बनाता है थाइमीन के साथ, ग्वानिन बनाता है साइटोसिन के साथ, तो इस तरह से ये मल्टीपल ATHC के लाइंस बनी रहती है, ATGC की लाइंस बनी होती है, और हमारा डीएनए बन के तैयार। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डाइऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए का ये पूरा स्ट्रक्चर, इसी को ट्विस्ट कर दिया तो डीएनए इस तरह से होता है। कहां होता है ये जो डीएनए है? ये डीएनए होता है हमारे पास, ये डीएनए को अगर हम देखें तो अगर मैं ये सेल मानूं तो सेल का सेंटर है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्रोमोसोम है, और क्रोमोसोम के अंदर हमारे पास ये डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। तो ये बेसिक डीएनए है जो मैंने आपको बताया, जितनी मेरी नॉलेज थी। अब मेरी नॉलेज के बाद सिर्फ काम नहीं चल पाएगा, क्योंकि मेरी नॉलेज शायद उतनी बढ़िया नहीं है, उतनी ज्यादा डिटेल में नहीं है जितनी होनी चाहिए, पर उसके लिए मैं अपने प्रिय मित्र जो पिछली बार भी हमारे साथ आए थे, मैं उनको सर को बुलाता हूं ताकि हम बायो में इस चीज को आगे डिस्कस कर दें। प्लीज सर। हेलो सर। हेलो सर। सर अभी तक मैंने जितना डीएनए के बारे में बताया वो सब सही तो था? बिल्कुल तो बिल्कुल, तो ये यही जो मेरे ख्याल से यही जो स्ट्रक्चर है, यही लाइन बन के तैयार हो जाती है। ये आप जो बता रहे हैं एक न्यूक्लियोटाइड है, हाँ। ये दूसरा, तीसरा, ऐसे बहुत सारे जब न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं तो बनता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ओके। तो ये हमारे पास एक उसका स्टैंड है, एक स्टैंड बन गया लेफ्ट साइड वाला, और इधर राइट साइड वाला बन। ऐसे इसका अपोजिट बनेगा। हाँ। और इनकी डायरेक्शन चेंज रहती है। हाँ, ये तो मुझे याद है, इसमें 5-3 होता है, उसमें 3-5। बिल्कुल। तो बस वो दोनों मिलकर आपका, मैं एक बार बताऊं 5-3 और 3 क्या है? ये जो हमारे पास शुगर है, इनके नंबर्स हैं इनके, ये 1 2 3 4 अगर हम बात करें तो ये 5 हो गया ऐसे, तो ये नंबर है। तो यहाँ पे 5, इसका 5 इसके 3 से जुड़ा हुआ है, इसका 5 इसके 3 से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे उल्टा होता है, 3 5 से जुड़ा होता है। Am I right, सर? तो ये अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं, मतलब एंटी पैरेलल है दोनों ये। ठीक है। और इसी से ही अपना पूरा जो भी हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, हमारे अंदर या हमसे जो पहले थे फादर्स, उनसे इन्फॉर्मेशन हमारे पास जो आई है पूरी इसी फॉर्म में आई है। Okay. और जो आपका पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप है, ये सबका सेम है। अच्छा, ये सबका सेम होता है? ये सबका सेम है, सिर्फ जो नाइट्रोजनस बेस है, ये जो पूरा का पूरा जो लाइन बनी हुई है, जो स्ट्रक्चर है हमारा, जो इनका सीक्वेंस है, सीक्वेंस वही डिफरेंस, जो सीक्वेंस है वही डिफरेंस। नाइट्रोजनस बेस का जो, जैसे हमने RAM बोला,
हाँ। अब उसको मैंने अगर चेंज किया MAR बन तो वो गया, अलग हो तो गया। वो अलग हो गया। तो ठीक। हमारे पास केवल 4 नाइट्रोजनस बेस है, हाँ। AGTC जैसा आपने बताया, हाँ, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, जी। साइटोसिन। तो उन चारों का एक सीक्वेंस चलता है पर्टिकुलर। अब वो सीक्वेंस सब में चेंज होता रहता है, तो ठीक जैसे है। जैसे सीक्वेंस चेंज होगा वैसे आपके अंदर फीचर्स चेंज हो जाएंगे। ठीक है सर, ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, बिल्कुल फिर सर। न्यूक्लियस के अंदर होता है और हमें ये पता है कि जो न्यूक्लियस है वो स्प्लिट करते हैं, माइटोसिस जिसे कहते हाँ। हैं, न्यूक्लियस स्प्लिट कर जाते हैं। न्यूक्लियस जब स्प्लिट करते हैं तो ये किसी एक में चल जाता है कि दोनों में आता है, क्या होता है नहीं सर? सर, पहले इसकी DNA की कॉपी होती है। अच्छा। मतलब जब हम सेल डिवीजन पढ़ते हैं तो उस टाइम पर हमारे पास एक इंटरफेज स्टेज आती है। अच्छा। इंटरफेज में भी S1G और मतलब इसमें जो है हमारे पास अगर मैं इंटरफेज की बात करूं हाँ। तो हमारे पास उसमें 3 फेजेस हैं। यहाँ पर आपके पास G1 आएगा, मतलब ओके। गैप 1 बोलते हैं, फिर ये सिंथेसिस फेज आता है, फिर उसके बाद में आता है G2 फेज। अच्छा। तो G1 फेज में DNA की जो कॉपी होना है उसकी प्रिपरेशंस हो रही हैं अच्छा। उस टाइम। मतलब अभी सेल डिवाइड नहीं हो रही है, सिर्फ उसमें DNA की रेप्लिकेशन जो होना है, मतलब कॉपी जो होना है, उसके लिए वो अभी कॉपी के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, जो उसका मटेरियल चाहिए वो ले रहा है। ठीक है। इस फेज के अंदर DNA का सिंथेसिस होता है। यानी दूसरा एक डीएनए रेप्लिकेट हो जाता है। यस। ठीक है। फिर उसके बाद में जो बाकी कुछ और हमें चाहिए हाँ। सेल डिवीजन के लिए, वो सब G2 फेज में होता है। ओके। और केवल इतना सा एरिया है जिसमें आपकी सेल डिवाइड हो जाती है। ओके। तो अगर मैं इसको 24 आवर्स का साइकिल मानूं तो 23 आर में आवर्स इतना में काम तो ये होता है। काम होता है, और केवल 1 आवर के अंदर ये आपका ओके। पूरा हो जाता है। पूरा। तो इस टाइम पर ये जो मेन सिंथेसिस हमारी फेज है, इस फेज के टाइम पर हमारा डीएनए डबल हो रहा है। डबल हो रहा है। तो ये डीएनए डबल डीएनए पहले डबल होता है, फिर जी। न्यूक्लियस स्प्लिट करता है। हाँ, उसके बाद फिर आपका सेल डिवीजन होगा यहाँ पर, हाँ। ताकि दोनों में इक्वल इक्वल चला जाए। दोनों में इक्वल इक्वल हाँ। चला है। पर सारी सेल्स थोड़ी डिवाइड होती है, ब्रेन सेल्स नहीं डिवाइड होती नहीं, हैं। जिस सेल्स में डिवीजन होगा वो वाली सेल्स में ही ये प्रोसेस होगा, अदरवाइज वो G0 में चली जाती हैं। सर ये हमने सुना कि ब्रेन सेल्स डिवाइड नहीं होती है, ऐसा? हाँ, मतलब नर्व सेल्स नेवर डिवाइड। इसका मतलब है जितना ब्रेन लेके मैं पैदा हुआ उतना ही ब्रेन रहने वाला है क्या ब्रेन मेरे? ब्रेन सबके पास सेम है। हाँ। और बस ये है कि हम उसमें से यूज कितना कर पा रहे हैं। हाँ। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि आप जब पैदा हो रहे हैं, शायद मैं सही बोलूं तो गलत, कि आपका ब्रेन जो है और जिस तरह की सेल्स हैं वो दोबारा डिवाइड नहीं हो रही हैं, तो वो लगभग सबके पास सेम ही है। सर ने जैसा कहा, देयर इज नो हिस्टोरिकल, कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं है कि भैया आइंस्टाइन का, मतलब मुझे नहीं पता, किताबों नहीं। पढ़ी है कि आइंस्टाइन का दिमाग एकदम अलग था, ऐसा कुछ भी नहीं होता। दिमाग अलग नहीं, हाउ यू आर यूजिंग योर ब्रेन, हाउ यू आर प्रैक्टिसिंग इट, हाउ यू आर वर्किंग, सो इट मींस यू, वन ऑफ यू कैन बी आइंस्टाइन, वन ऑफ यू कैन बी न्यूटन, वन ऑफ यू कैन बी पिकासो। आप कुछ भी बन सकते हैं क्योंकि आपके अंदर वो काबिलियत तो है छुपी हुई। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हार्ट की सेल्स भी शायद हार्ट और नर्व्स जो हैं मोस्टली वो नहीं होती, डिवाइड नहीं होती। ठीक है, इसके आगे हम क्या बात करते हैं सर? ये तो हमने समझ लिया कि ये सेल्स की, ये क्या चीज है सर? सर ये जो मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास हैं तो केवल 4 ही नाइट्रोजनस बेस। ठीक है। अब उन 4 नाइट्रोजनस बेस से हमें इतने सारे टाइप्स के प्रोटीन्स बनाने हैं, हमारी पूरी सेल्स का रेगुलेशन, जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे के सारे उन 4 के बेसिस पे करना है। ठीक है। तो अगर मैं एक न्यूक्लियोटाइड लेता, सपोज मैंने एडेनिन लिया, तो एडेनिन को मैं एक प्रोटीन बनाने के लिए असाइन करता तो मेरे पास केवल 4 प्रोटीन बनते हैं। हाँ। मतलब 4 पावर 1 के हिसाब से हाँ। हमारे पास केवल 4 टाइप्स के ही प्रोटीन्स बन सकते थे। फिर हमने सोचा कि शायद ये 2 हों, तो 4 पावर 2 करूंगा तो ये 16 टाइप्स के बना पाएगा। हाँ। लेकिन हमें मिनिमम चाहिए 20। हाँ। जब हम लोग ये मानते हैं कि 20+ टाइप्स के प्रोटीन हमारे को मोस्टली चाहिए। अच्छा। तो हमने फिर ये सोचा कि शायद ये 3 होंगे। ओके। और इसकी वजह से फिर हमारे पास 64, ये यहाँ पर जो आपको दिख रहा है सर, 64 अमीनो एसिड्स का कोड है। अच्छा। क्योंकि हमारे अंदर जो भी कहानी चल रही है वो स्ट्रेट नहीं है, सब कोडिंग में है। अच्छा, बहुत ही जैसे कंप्यूटर कोड चल रहे हैं वैसे यहाँ पर भी हमारे पास कोड है। तो जैसे अभी यहाँ पर हमारे ये यू है, तो ये फिनाइल एलेनिन अमीनो एसिड का कोड करता है। ठीक है। ये यूनिवर्सल है, ये बैक्टीरिया से लेके हमारे तक सब में सेम चलेगा। तो इसमें क्या है कि वो जो हमने 4 जो हमारे पास में न्यूक्लियोटाइड्स बनाए, ये तो शायद मुझे आरएनए का स्ट्रक्चर ज्यादा लग रहा है कि इसमें, क्योंकि यूरेसिल आ रहा है। तो क्योंकि डीएनए से हम पहले आरएनए बनाएंगे, फिर आरएनए से प्रोटीन बनेगा। अच्छा, डीएनए से पहले आरएनए। डीएनए और आरएनए का बेसिक डिफरेंस क्या है? जैसे कि आपको मैंने बताया था, थाइमीन की जगह यूरेसिल होता है। तो एडेनिन ग्वानिन मतलब नाइट्रोजनस बेस जो है वो यूरेसिल होता है। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन थाइमीन की जगह यूरेसिल आ जाता है। ठीक। और सर ने जैसा मुझे बताया कि
प्रोटीन्स बनने के लिए सबसे पहला काम होता है डीएनए विल कन्वर्ट इनटू आरएनए एंड देन प्रोटीन विल बी, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी डीएनए के पास बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टेज में है। ठीक अब है, उसको सिंपल करना है, उसको उसके पास तो पूरे प्रोटीन्स की इन्फॉर्मेशन है। ठीक अब है। हम एक पर्टिकुलर कोई एक सिंगल प्रोटीन बनाना है, हाँ। तो पूरे डीएनए की कॉपी नहीं करेंगे। अच्छा। उसका जो वो पार्ट जो हमें उस प्रोटीन को बना के देगा, केवल उस पार्ट की हमें कॉपी करनी है। तो उसके लिए हमारे पास में ये पूरा सीक्वेंस हमने बना रखा है। ठीक है। और यहाँ बस एक ही डिफरेंस है कि जहां पर टी था थाइमिन, वहां पर ये यूरेसिल के साथ में। तो ये जितने भी ये सारे सर ये अमीनो एसिड्स हैं। हाँ। इन अमीनो एसिड्स को हम अलग अलग सीक्वेंस में जमा के, जैसा मैं देख पा रहा हूँ इस स्ट्रक्चर से, मुझे दिख रहा है कि एक किसी भी जो ये प्रोटीन सा बनाया हुआ है, जैसे पीएचई वाला आपने लिखा है, इसमें 3 नाइट्रोजन हाँ, बेस आते हैं। हाँ, सब में 3 ही आते हैं। कोडोन्स आर ट्रिपलेट्स, ट्रिपलेट्स में ही आते हैं। ऑलवेज ट्रिपलेट्स। तो ट्रिपलेट में आ रहे हैं, तो आपको पता है कि ट्रिपलेट्स में आ रहे हैं तो कितने तरीके से, तो पहले प्लेस जो है उसको भरने के भी 4 तरीके हैं, दूसरे प्लेस को भरने के भी 4 तरीके। मतलब जैसे कि मैं थोड़ा सा मैथ्स में भी समझा दूं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके 3 प्लेस हैं, आप यहाँ पे कोई भी नाइट्रोजन बेस लगा सकते हैं, एडनिन, थाइमिन या एडनिन, ग्वानिन, साइटोसिन। हाँ, ये आप कोई भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटी यहाँ पर है, यहाँ की हर पॉसिबिलिटी के लिए 4 पॉसिबिलिटी यहाँ पर है, यहाँ पे हर पॉसिबिलिटी 4। तो यानी हमारे पास टोटल 64 पॉसिबिलिटीज ऑफ प्रोटीन्स हैं। यस सर, बिल्कुल जी। और इसमें सर बहुत एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो है हमारा AUG, हाँ, ये किसी भी इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए है। क्योंकि हमें कैसे पता लगेगा, क्योंकि डीएनए तो कंटिन्यूअस है पूरा। हाँ, डीएनए कितना बड़ा होता है सर? सर डीएनए 2.2 मीटर से, जैसे अपने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर 2.2 मीटर। ये मैंने दोबारा इसलिए एम्फसाइज किया कि हमने बात कर चुके थे, मैंने सिर्फ दोबारा इसलिए बात की कि आपको याद होगी 2.2 मीटर, 2.2 मीटर, यानी मेरी हाइट से भी कहीं ज्यादा अगर बात करें, यानी कि 6 फीट का आदमी जो होता है वो लगभग 183 सेंटीमीटर के आसपास है। उससे भी बड़ा 7 फीट के आदमी की बात करें तो 7 फीट के आदमी से भी बड़ा ये डीएनए का साइज होता है, 7 फीट के और ये हमारा सेल के न्यूक्लियस के अंदर ऐसे पड़ा हुआ होता है। तो आप सोचिए क्रोमोसोम्स के अंदर, क्रोमोसोम के अंदर कितना छोटा क्रोमोसोम में पड़ा हुआ है। तो अब उसमें से एक पर्टिकुलर चीज को हमें कहां से स्टार्ट करना है, तो यहाँ पर ये AUG आएगा। अच्छा। ये स्टार्ट करेगा और हमारे पास 3 स्टॉप कोडॉन्स होते हैं। ये 3 स्टॉप कोडॉन्स होते हैं। हमें ये भी पता लगना जरूरी है, जैसे डीएनए तो पूरा ये है। हाँ। अब हमें पर्टिकुलर यहाँ से यहाँ तक का ही हमें कॉपी करना है प्रोटीन के लिए। तो यहाँ पर आपका स्टार्ट कोडॉन लगेगा। अच्छा। और यहाँ पर इन 3 में से कोई सा भी एक स्टॉप कोडॉन लग जाएगा। अच्छा। तो उससे हमें ये पता लग जाता है कि अब ये सीक्वेंस स्टार्ट करनी है और यहाँ पर आकर हमें स्टॉप करना है। अच्छा। नहीं तो पूरी की पूरी कॉपी कर देगा, यूजलेस है वो। अच्छा। उसमें तो बहुत सारे प्रोटीन्स की इंफॉर्मेशन लगी हुई है। ओके। तो ये जो पूरा है 64 का चार्ट, इसमें 3 हमारे पास में स्टॉप हैं। ओके। और ये मेथियोनिन भी करता है। ये क्या है? ARG, HIG, GLN? ये सारे सर ये अमीनो एसिड्स हैं। अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स के टाइप्स हैं। इन अमीनो एसिड्स के आपस में मिलने से हमारे पास प्रोटीन्स बनते हैं। ओके। और प्रोटीन हम रेगुलेट करते हैं। प्रोटीन हम रेगुलेट करते हैं। एंजाइम्स जो आपने सुना होगा, तो मोस्टली एंजाइम्स आर प्रोटीन ही। तो जो हमें कोई फंक्शन करना है तो उसमें हमें एंजाइम चाहिए। एंजाइम इज ए प्रोटीन बनाने के लिए आपको आरएनए की इंफॉर्मेशन चाहिए, और आरएनए की इंफॉर्मेशन डीएनए देगा। आरएनए की इंफॉर्मेशन डीएनए देगा। तो मोटा मोटा स्ट्रक्चर अगर हम बात करें तो क्या ये है हमारी कहानी? इसमें अगर हम कहें कि डीएनए से डीएनए की कॉपी हो रही है, ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। ठीक है। रेप्लिकेशन प्रोसेस का मतलब जैसे आपने भी पूछा कि वो माइटोसिस जब हो रहा है तो उस टाइम हम टर्म यूज करें रेप्लिकेशन। डीएनए का रेप्लिकेशन, तो डीएनए से डीएनए बनेगा। पहले रेप्लिकेट करेगा, फिर वो आधा आधा होकर दोनों सेल्स में चला जाता है। ठीक है। अब अगर मुझे डीएनए से प्रोटीन बनाना है, हाँ, तो मुझे उसके लिए पहले उसका ट्रांसक्रिप्शन करना है। डीएनए से एमआरएनए में बनाऊंगा, एमआरएनए कन्वर्ट। तो डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रोसेस को हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। ओके, ये भी सेल के अंदर ही हो रही है। हाँ, ये यहाँ पर तो ये जो प्रोसेस है, डीएनए से डीएनए बना, डीएनए से एमआरएनए भी न्यूक्लियस में बना, न्यूक्लियस में ही बनता है। उसके बाद फिर ये एमआरएनए यहाँ से निकलकर आएगा साइटोप्लाज्म में आएगा, और वहां पे साइटोप्लाज्म में उसको मिलेंगे अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड्स उनसे। तो अब इंफॉर्मेशन इसके पास लिखी हुई है। हाँ, मेन तो इसने कॉपी करके इसको दे दिया, एक लिस्ट बनाकर दे दिया कि आपको ये करना है। हाँ, तो ये एमआरएनए उस लिस्ट को लेकर साइटोप्लाज्म में आएगा। अच्छा। साइटोप्लाज्म में आने के बाद में अब इसको नहीं पता कि मेरे पास क्या इंफॉर्मेशन है, क्योंकि वो कोड में है। हाँ, AUG है, UU है, ऐसा कुछ भी। तो इनको चाहिए ट्रांसफर आरएनए, tRNA। अच्छा। तो वो tRNA
इसकी कोडिंग को भी पढ़ सकता है और उसको ये पता है कि AUG का मतलब मिथ्योनिन लाना है मुझे। हाँ। तो वो साइटोप्लाज्म में जहां भी AUG होगा हाँ। वहां से वो मिथ्योनिन पकड़ कर लाएगा और वो इस यहाँ पर इसको लाकर बहुत ही फिक्स कर शानदार, देगा। बहुत ही शानदार। और फिर वो जब सारे एक के बाद एक जुड़ जाएंगे हाँ। तो वो बन जाएगा आपका प्रोटीन। प्रोटीन बन और के इस mRNA से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। तो आप देख रहे हैं, इस बात को समझने की कोशिश करिए हाउ कॉम्प्लिकेटेड दिस स्ट्रक्चर है। इसकी डीएनए ने आरएनए mRNA को बनाया, mRNA के पास इंफॉर्मेशन थी कि भैया क्या है, क्या सारी इंफॉर्मेशन की लिस्ट थी, पर उस इंफॉर्मेशन की लिस्ट को भी पढ़ने के लिए भी तो कोई चाहिए, तो उसके लिए टीआरएनए था। टीआरएनए ने पढ़ा कि भैया तुम्हें ये रिक्वायरमेंट है, यहाँ यहाँ ये चीज लगा देंगे तो तुम्हारा प्रोटीन बन के तैयार हो जाएगा। और उसने उन सबको बुला के लाया और लगाया, सबको लाइन सीक्वेंस से लगा दिया। सीक्वेंस से लगाया और इस तरह से उसने पूरा का पूरा प्रोटीन बना दिया। तो दिस ऑल थिंग इज हैपनिंग, द होल फैक्ट्री इज वर्किंग हियर। हमारे एक सेल के अंदर न्यूक्लियस के पास, हमारे न्यूक्लियस से स्टार्ट होकर सेल के साइटोप्लाज्म तक ये पूरी की पूरी फैक्ट्री चल रही होती है। तो दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी मतलब एफिशिएंट थिंग जो कोई कर सकता था, और दैट्स व्हाई हम अभी तक वहां तक वो चीज रेप्लिकेट करने के पॉसिबिलिटी पे नहीं पहुंच पाए हैं। शायद हम कभी भी, हम भी इस छोटे लेवल पे इतनी बढ़िया फैक्ट्री सजा पाए तो हम ह्यूमन लाइफ क्रिएट कर सकते होंगे, अगर हमने ऐसी फैक्ट्री बना पाए। एक इसमें सर थोड़ा सा मैं रोकना चाहूंगा, यहाँ पर जब हम ट्रांसक्रिप्शन बोल रहे हैं हाँ। मतलब डीएनए से एमआरएनए बनना। हाँ। और आज का सबसे जो हमारा फियरफुल डिजीज है हाँ। एड्स। अच्छा। हाँ। तो हाँ। एड्स का जो वायरस है हाँ। वो आरएनए वायरस है। हाँ। और हमारा जो न्यूक्लिक एसिड है, हमारा जो जिससे हमारा फंक्शन हो रहा है वो डीएनए है। तो अब वहां पर क्या होगा सर कि वो जो एमआरएनए है मतलब आरएनए जो है वो आरएनए से वो डीएनए बनाता है। आरएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस, क्योंकि ये तो डीएनए से आरएनए था तो ट्रांसक्रिप्शन था। अब वो उसको करता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके वो जो एचआईवी वायरस है वो आरएनए से पहले खुद अपना डीएनए कन्वर्ट करता है, फिर ये डीएनए हमारे डीएनए को कंट्रोल करता है। अच्छा। तो रिवर्स भी प्रोसेस चलता है, लेकिन वो बहुत यूनिक चीज है। वो एड्स में ही, क्योंकि एड्स का भी काफी चलता है, लोगों को डरा, वो सब ज्यादा डरे हुए हैं हम लोग। हाँ। तो एड्स में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ये अच्छा, एमआरएनए से डीएनए, वो आरएनए से डीएनए बनाएगा, फिर वो डीएनए हमारे डीएनए को कंट्रोल करने लगेगा। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं सर। आज हम ऑब्वियसली हम डीएनए से स्टार्ट करके आगे हमें बात करनी किस बात की थी, जेनेटिक्स की बात करनी थी। ये हम क्या इनहेरिट करते हैं, क्या नई प्रॉपर्टीज बनती है, कहाँ छुपी है ये सारी प्रॉपर्टी, उन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो सर ने दो बातों पे पूरी जेनेटिक्स को बांटा गया है, जिसको कहते हैं इनहेरिटेंस और वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर्स। तो उन पे बात करें। हाँ सर, प्लीज समझाइए इनहेरिटेंस क्या चीज है। जैसे हम जब बोलते हैं कि आज हम जेनेटिक्स पढ़ने वाले, हाँ, तो जेनेटिक्स पढ़ना है मतलब जेनेटिक्स में क्या पढ़ेंगे जी। तो यहाँ जेनेटिक्स को हमने दो चीजों के साथ में अटैच किया हुआ है। एक तो जेनेटिक्स के अंदर हमें पढ़ना होता है इनहेरिटेंस। अब व्हाट इज इनहेरिटेंस, क्योंकि जो मेंडल्स हम लोग पढ़ते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, तो हमें इनहेरिटेंस पता होगा तभी तो हम वो लॉज को समझ पाएंगे। ठीक है। तो इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि जो कैरेक्टर्स हमारे अंदर हैं वो हमारे मम्मी पापा से हमारे पास आए और हम आगे फिर हम उनको आगे कर देंगे। तो जो कैरेक्टर्स का जो ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स है फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी, ये हो गया हमारा इनहेरिटेंस। ठीक है। तो नेक्स्ट जनरेशन तभी बनेगी जब हमारे पास में हमारे जो पेरेंट्स हैं उनका डीएनए होगा। तो वो डीएनए लेकर ही आ रहा है, ये इंफॉर्मेशन डीएनए लेकर आ रहा है। दूसरी बात जब हम ये देखते हैं कि भले ही हमारे पापा और मम्मी सेम है, लेकिन जो ब्रदर सिस्टर हैं या ब्रदर्स हैं उनके बीच में कैरेक्टर्स का डिफरेंस है। हम पहचान जाते हैं कि ये बड़ा है, ये छोटा है, ये एक्स है, ये वाई है। तो उसके पीछे क्या रीजन है, उसके पीछे वेरिएशंस ऑफ कैरेक्टर्स हैं। तो वेरिएशन को भी हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स के अंदर कि भाई ये वेरिएशन कैसे आ रहे हैं। और दूसरा जो कैरेक्टर्स नेक्स्ट जनरेशन में जा रहा है वो नेक्स्ट जनरेशन में जैसे जाते हैं उसको हम बोल रहे हैं इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस भी पढ़ना है और वेरिएशंस भी पढ़ने हैं। अब वेरिएशन जो आ रहे हैं ये किसी भी लेवल पर हो सकते हैं, किसी में कम भी हो सकते हैं, किसी में ज्यादा। चलिए ठीक है, पापा मम्मी सेम है लेकिन फिर भी वेरिएशन तो आएगा उसमें। और जब ये वेरिएशंस आते हैं तो उन्हीं की वजह से हमारे अंदर एक नया डेवलपमेंट होता है, हम अपने आप को अडॉप्ट कर पाते हैं नए एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। और फिर धीरे धीरे ये वेरिएशंस जब बड़े होंगे वो आगे जाके इवोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएंगे। इवोल्यूशन में तो इन्होंने सर ने कितना बढ़िया तरीके से बताया कि जेनेटिक्स का मतलब है कि हम जो ट्रांसफर कर रहे हैं उसकी बात की जाए, लेकिन जेनेटिक्स में सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम एग्जैक्टली सेम चीज ट्रांसफर करते हैं। देयर आर पॉसिबिलिटी ऑफ वेरिएशंस आल्सो, एंड वेरिएशंस के मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल बहुत तरह के फैक्टर्स हो सकते हैं इन वेरिएशंस के। यानी कुछ प्रॉपर्टीज तो हम अपने माता पिता की लेके आए, यानी
मेरा भाई है वो हम अपने माता पिता से कुछ प्रॉपर्टी, हमारे माता पिता सेम है, मतलब माता पिता आपस में सेम नहीं है, मतलब मेरे माता पिता मेरे भैया के माता पिता सेम है, तो व्हाट डज दैट मीन कि हमने कुछ चीजें इनहेरिट की हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज को इनहेरिट किया है। जैसे कि कई सारे डिसीजेज होती हैं जिसे कहा जाता है कि ये भैया ये इनहेरिट होती है, जैसे कि डायबिटीज इज वन ऑफ देम, कि हम हमेशा सुनते हैं डॉक्टर से कि डायबिटीज में पूछते हैं कि क्या कोई, या फिर बाल्डनेस जैसे है वो पेरेंट्स का ये हिस्ट्री में हो जाता है, और कई बार हम वेरिएशन भी आ जाता है, जैसे कि बाल्डनेस इज अ वेरिएशन इन माय केस, बिकॉज मेरे पिताजी के बाल अभी तक हैं और मेरे भैया के भी बाल हैं, मेरे दादाजी के भी बाल थे, तो ये मैं वेरिएशन लेके आया हूं, तो ये दिस इज नॉट इनहेरिटेंस, दिस इज अ वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर। यस, तो जेनेटिक्स के अंदर हमें ये दो मेन चीज पढ़ना होता है। हाँ, अब क्योंकि जब भी हम जेनेटिक्स की बात करते हैं तो फादर ऑफ जेनेटिक्स हमें पता मेंडल है, ग्रेगर जॉन मेंडल। हाँ, तो ग्रेगर जो है ये इनकी एक तरीके से बोल सकते हैं उपाधि है। हाँ, इनका जो मेन नाम था वो जॉन मेंडल था। ठीक अब है, बहुत सारी जगह पर आपको ग्रेगर मेंडल मिलेगा, अच्छा, तो वो भी एक नाम है, भी कंफ्यूज कर देते हैं। अगर हाँ, ऐसे आप नीट लेवल पर जाएंगे तो वो उसमें विच इज करेक्ट नेम ऑफ मेंडल। अच्छा, ये भी इवन यहाँ तक भी क्वेश्चन पूछा गया है बहुत ही बढ़िया। इनका 1822 से 1884 तक का इनका पीरियड रहा, और इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट्स किए। अब हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स अभी हम आगे देखेंगे, हाँ, और किस पर किए तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने पाइसम सटाइवम, जो गार्डन पी होती है, पी में भी बहुत सारे टाइप्स हैं, हाँ, तो इसमें से पाइसम सटाइवम गार्डन पी के ऊपर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए। 7 साल तक वो इनको करते रहे, और जब उन्होंने 1856 से 1863 के बीच में जो ये एक्सपेरिमेंट्स किए, इन एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे उनको कुछ फाइंडिंग्स मिली, उसी के बेसिस पे उन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस निकाला। तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो मेंडल ने पाइसम सटाइवम पे काम करके किया था। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर। तो सर ने जो बताया कि मेंडल ने ये सारी चीजें की, ये ऐसा होता है, ये बात मेंडल ने एक्सपेरिमेंटली की। मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसका नाम हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट इसलिए कि हाइब्रिड का मतलब होता है दो डिफरेंट चीजों को आपस में मिलाना, और उसके बाद देखना कि उनमें कौन सी प्रॉपर्टी, क्या कॉमन प्रॉपर्टीज उनके में आगे बढ़ रही है, क्या नहीं बढ़ रही है, वही इनहेरिटेंस है। इसी के बेसिस पर उन्होंने 7 साल अपने जीवन के दिए और अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट किए, अलग अलग कॉम्बिनेशंस में इन गार्डन पीस को उन्होंने जो तरह तरह की गार्डन पीस को उन्होंने साथ में हाइब्रिड कराया, यानी कि उन दोनों को आपस में मैच करा के नया प्रोडक्ट बनाने की कोशिश की, और उससे उन्होंने बताया कि ये इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी को, कहानी को समझाने की कोशिश की। क्या था सर ये पूरी कहानी? ईयर भी 7 थे और इनके कैरेक्टर्स भी 7 उन्होंने जो स्टडी किए थे। 7 कैरेक्टर्स 7 कैरेक्टर्स स्टडी किए। जैसे अभी हम लोग ने बोला हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, तो व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट? उसमें हम क्या कर रहे हैं, पेरेंट्स जो है हमारे वो 2 अलग अलग टाइप के पेरेंट्स हैं। यहाँ एक टॉल प्लांट है और एक डॉर्फ प्लांट है, ठीक है। तो जब इन दोनों में हम क्रॉस कराते हैं, क्रॉस कराने के लिए हमने क्या करना है कि जैसे इसके हमने पॉलन ग्रेन्स ले लिए और इसको इसकी स्टिग्मा पे डाल दी। अच्छा, इसमें इस दोनों तरह से करके देखा होगा कि इसके रेसिप्रोकल भी किया, रेसिप्रोकल भी उन्होंने पहले टॉल प्लांट के पॉलन ग्रेन्स को डॉर्फ प्लांट के स्टिग्मा पे डाला, दूसरे एक्सपेरिमेंट में डॉर्फ के पॉलन ग्रेन्स को उन्होंने टॉल की स्टिग्मा पे डाला, और उससे लेकिन रिजल्ट उनका सेम आया। ये सबसे बड़ी बात थी। तो उनको फर्स्ट जनरेशन जो आई, F1 जनरेशन, फर्स्ट फीलियल जनरेशन है इसको बोलते हैं, तो फर्स्ट जनरेशन उनकी पूरी टॉल थी, यानी कि उसमें डॉर्फनेस कहीं था ही नहीं। तो ये जो प्रोसेस है कि 2 अलग अलग कैरेक्टर्स वाले पेरेंट्स को लेकर उन्होंने जो F1 जनरेशन ली, ये दैट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस। जब हाइब्रिडाइजेशन करा तो ऑल टॉल प्लांट्स इन F1 जनरेशन, यानी कि वो मेरे ख्याल से स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टीज, उसी के बेसिस पे उन्होंने अपना फर्स्ट लॉ जो था लॉ ऑफ डोमिनेंस, वो अभी हम आगे, अच्छा, लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात, ये डोमिनेंट है, ये डॉर्फ को अपना कैरेक्टर शो ही नहीं करने दे रहा है, ठीक है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के लिए उन्होंने केवल ये वाला यहाँ तक का उनका एक्सपेरिमेंट हुआ, और उनको ये चीज क्लिक हो गई कि इन दोनों में से कोई एक कैरेक्टर है जो अपने आप को डोमिनेट कर देता है। पर इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि इंटरनली अगर हम देखने जाए तो ये जो F1 जनरेशन है, इट इज डेफिनेटली डिफरेंट फ्रॉम दिस पेरेंटल जनरेशन। अपने बाहर से तो सेम दिख रही है बिल्कुल, लेकिन अंदर से तो अलग होनी ही चाहिए, बिकॉज ये जो बना है ये टॉल से बना है, ये टॉल डॉर्फ से बना है, तो इंटरनल बेसिक स्ट्रक्चर अलग होगा जो आगे चल के हमें दिखाई दिया। जैसे अभी हम इसके जीनोटाइप की बात करें, तो टॉल का जो जीनोटाइप यहाँ पर आ रहा है ये प्योर टॉल है, कैपिटल टी, और ये स्मॉल टी है। लेकिन जो F1 जनरेशन आ रही है वो कैपिटल टी और स्मॉल टी आ रही है, तो वो एक, ये हम बोलेंगे हाइब्रिड आ गया है। हाइब्रिड कैरेक्टरिस्टिक जो है वो टीटी से एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स मैच कर रही थी।
तो एक्सटर्नल जो कैरेक्टर्स हम लोग देखते हैं उसको हम बोलते हैं फिनोटाइप, फिनोटाइप, और जो ये जीन्स हम लोग लिख रहे हैं इसको बोलेंगे जीनोटाइप। जीनोटाइप, तो बिल्कुल जीनोटाइप इनका डिफरेंट था, और फिनोटाइप फिनोटाइप दोनों का सिर्फ सेम सेम था। फिर उन्होंने उसके बीच में कराया सेल्फिंग, हाँ। यानी कि उसी प्लांट के उसी pollen जो grains होना से- चाहिए हाँ, था वो सेम सेम का। तो जब उन्होंने किया तो जब F1 जनरेशन ऑल टॉल है, हाँ। तो F2 जनरेशन में वो देख रहे हैं कि अचानक से 25% डॉफ कहाँ से आ गए। अच्छा, तो ये उनके लिए एक शॉकिंग था, क्योंकि उस टाइम उनको इतना नॉलेज नहीं चल रहा था कि ये आखिर हुआ क्या है। हाँ। जब हम 2 टॉल ले रहे हैं तो डॉफ कैसे आ गया, तो कुछ इस तरीके से हुआ कि पापा में दोनों गोरे और बच्चा एकदम अफ्रीकन बन गया। तो वो उनके लिए बड़ा शॉकिंग था। तो उसके बेसिस पे फिर उन्होंने दूसरा जो उनका लॉ था, हाँ। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, वो फिर उन्होंने इस बेसिस पे दिया। तो F1 जनरेशन तक आकर उन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया। ये लेकिन हो सकता है कि माता हाँ। पिता दोनों गोरे हैं और बच्चा काला हो। द रीजन इज दैट कि हो सकता है कि ये वाला जो आपका कैरेक्टरिस्टिक है वो आप में अभी तक जितनी जनरेशन्स आ रही थी उसमें वो एक्सटर्नली नहीं दिखाई दे पाया, पर आगे जाने वाली जनरेशन में वो जो कैरेक्टरिस्टिक आपके अंदर छुपा तो हुआ, हो सकता है किसी खानदान में कभी कोई ब्लैक रहा हो और वो कैरेक्टरिस्टिक आपके अंदर है, उसी बीच में आ रहा है वो सर ने कहा कि ये पॉसिबिलिटी कम थी ऐसा कि ऐसा मिल जाए, तो इसके 25% चांसेस है। ये उन्होंने नोटिस किया कि 25% और चांसेस। इसीलिए हम लोग जो ब्रदर सिस्टर्स होते हैं, ब्लड रिलेशन, उसमें शादी इसीलिए नहीं करते हैं, अच्छा, क्योंकि हो सकता है कि अब जैसे यहाँ पर ये आ गया, हाँ, तो वहां भी ये हो सकता है कि जो दोनों के जो रेसेसिव कैरेक्टर्स हैं या जो कैरेक्टर्स वीक हैं, वो दोनों एक साथ मिल जाएं, और उनके मिलते फिर वो यहाँ पर अपने कैरेक्टर शो करने लग जाएगा। ओके, तो इसलिए ब्लड रिलेशंस में कभी भी शादी अलाउड ही नहीं है। ठीक है। मतलब ये तो थोड़ा वैसे धार्मिक हाँ। बात भी होगी, अलग अलग धर्म में अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन हमारे यहाँ और सर ने हमारी हमारे यहाँ जो होता है उसको सर ने बताया कि उसका रीजन ये था, मैथमेटिकल रीजन, उसका बायोलॉजिकल रीजन ये था। बिल्कुल सही बात है सर। तो इसके आगे चलते हैं सर, ये कुछ बच्चे पूछ रहे हैं। हाँ, बच्चे ये पूछ रहे हैं सर एक इंपॉर्टेंट बात कि डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसे घुमावदार क्यों हो जाता है, सीधा सीधा क्यों नहीं है? वही जगह, हाँ, क्योंकि मैंने आपको कहा कि बहुत छोटी जगह में आपको बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चर उसमें रखना है, हाँ, तो उसको उन्होंने हेलिकल स्ट्रक्चर बनाया है। ओके, और ये हेलिकल स्ट्रक्चर तो हमने एकदम लास्ट में देखा है। ये ऐसा है नहीं, ये तो आपको एक जो थ्रेड के ऊपर बीड्स मोतियों की तरह से है। अगर हम इसको माइक्रोस्कोप से जब देखेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, तो हमें ये धागे पे मोतियों की तरह से दिखेगा। अच्छा, क्योंकि इसमें न्यूक्लियोइड जो है, न्यूक्लियस के अंदर भी क्रोमोसोम के अंदर भी आपको डॉट्स लाइक मिले, क्रोमोमीयर्स। अच्छा, क्रोमोनिमेटा है, क्रोमोमीयर, वो बहुत थोड़ा सा डिटेल हो जाएगा। हाँ, तो वो उसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से इसलिए बनाई क्योंकि उसको मैनेज करना था। क्योंकि आप जैसे अभी मैं आपको बताऊं, एडेनिन के सामने हमेशा थाइमिन आएगा, और थाइमिन एडेनिन के बीच में आपको हमेशा डबल बॉन्ड मिलेगा। ऐसे ही आपके पास ग्वानिन के साथ में साइटोसिन मिलेगा, और इसके बीच में आपको ट्रिपल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। अच्छा, अब इसमें क्या होता है सर कि ये एडेनिन और ग्वानिन, ये हमारे पास में प्यूरिन, इनको प्यूरिन बोलते हैं, ये पिरामिड, और ये टी और सी जो है ये पिरामिडीन्स हैं। अब जो प्यूरिन है उसके अंदर हमें डबल स्ट्रक्चर मिलती है। अगर मैं इसके नाइट्रोजनस बेस की स्ट्रक्चर पे जाऊं, तो इसके अंदर हमें प्यूरिन के अंदर एक तो मिलेगा हमें इस तरीके से, और एक इमिडाजोल रिंग मिलेगा, एक बेंजीन रिंग मिलती है, एक इमिडाजोल रिंग मिलती है, और ये केवल आपको एक सिंगल रिंग के साथ में मिलती है। तो इनको आपको दोनों को एक साथ, मतलब उसमें एक सिमिलरिटी लानी पड़ेगी, सिमेट्री में लाना पड़ेगा। तो अगर वो स्ट्रेट बनाते तो वो टेढ़ा हो जाता, क्योंकि एक तरफ आपको मिल रहे हैं डबल रिंग वाला, एक तरफ मिल रहा है आपको सिंगल रिंग वाला। बहुत ही बढ़िया। क्योंकि अब हमेशा जरूरी नहीं है कि सारे एक तरफ आपके प्यूरिन से लग जाएं, एक तरफ सारे पिरिमिडिन ना, ऐसा नहीं है, यहाँ सीजी भी हो सकता है। क्या शानदार बात सर ने समझाई कि दिस इज अ नेचर, कि नेचर ने कहा कि अगर मेरे पास, देखिए लेफ्ट साइड पे एडेनिन थ्योमिन, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन कुछ भी आ सकता है, और इसका और इन दोनों की स्ट्रक्चर लगे, प्यूरिन का जो है डबल रिंग स्ट्रक्चर है, और जो पिरामिडीन है उनका सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। तो इनकी करेक्ट फिटिंग हो जाए, करेक्ट ओवरलैपिंग हो जाए, उसके लिए ये स्ट्रक्चर इस तरह का फॉर्म में होता है। और शायद हम देख पाए कि कोई ना कोई हम मैथमेटिकल मॉडल भी बना पाए कि अगर हम थोड़ा और मैथ्स लगाएं, जितना मैं समझ पा रहा हूं कि कहां पर ये कर्व होना चाहिए, कैसे क्या होना चाहिए, शायद हम इसको बता पाए। इसकी डिस्टेंस भी सर एकदम एग्जैक्ट रहता है। जैसे ये हमारा जो एक हेलिक्स बनता है, इसमें एक हेलिक्स जो है यहां से यहां तक, इसकी डिस्टेंस भी हमारे पास फिक्स रहती है। और यहाँ इसमें
जो बेस पेयर्स हैं इनकी भी हमारे पास में फिक्स नंबर होती है। तो ये 34 एंगस्ट्रॉम है और यहाँ 3.4 एंगस्ट्रॉम है। ये टोटल डिस्टेंस में आपको ये जो हेलिक्स जो आप बता रहे थे उस वाले डायग्राम लास्ट वाले में, इसकी डिस्टेंस सेट है। ये 34 एंगस्ट्रॉम का ही रहेगा ये। अच्छा। और इसमें 10 बेस पेयर्स हैं, बेस पेयर्स बोलते हैं इनको, बेस पेयर, ये एक बेस पेयर है। ठीक है। हाँ। जैसे 10 बेस पेयर्स हैं तो 3.4 बेस पेयर्स की इनके बीच की डिस्टेंस रहनी है। तो ये भी सारा का सारा एकदम इसी वजह से, इनकी स्ट्रक्चर की वजह से इसको सेट किया गया है। बहुत ही बढ़िया। अच्छा, ये जो अभी कई बार क्या है कि कई बार डोमिनेंस जैसे कि उसका आ गया पेरेंटल का, उसका क्यों आया होगा डोमिनेंस, क्या रीजन होगा इसका सर, डोमिनेंस क्यों आया? सर डोमिनेंस का थोड़ा सा डिटेल है। हाँ। उसमें क्या है, उसमें 3 चांसेस होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा dominant बताते होने हैं। के। थोड़ा ठीक है ना। हाँ। वो तो मतलब लेवल थोड़ा सा एक्स्ट्रा, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा समझ लेंगे हम लोग, ठीक शायद है, थोड़ा बिल्कुल। कोशिश करते हैं नहीं, बिल्कुल मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको आप इसी लेवल पर लाएं बच्चों के। हाँ। तो डोमिनेंट होने के 3 रीजन है हाँ। इसमें, क्योंकि हमें ये तो पता है कि ये 2 हैं, 2 हैं। अब जैसे यहाँ पर भी ये 2 हैं। हाँ। तो ये अपना कैरेक्टर कैसे शो करेगा, तो जो दूसरा वाला है भाई, एक तो ठीक है हमने मान लिया कि ये अपना कैरेक्टर शो कर रहा है। हाँ। तो डोमिनेंट कैसे बन रहा है कि वो भी वही सेम चीज बना रहा है जो ये बना रहा है। हाँ। तो इसलिए वो डोमिनेंट है। हाँ। तो ये वाली कंडीशन तो इसमें आ जाती है। हाँ। दूसरा ये है कि वो जो बना रहा है दूसरा वाला, हाँ। जो कैरेक्टर्स वो शो कर रहा है, हाँ। वो कैरेक्टर्स इसके सामने, मतलब जैसे हम बोल सकते हैं कि जैसे एक लड़का पढ़ तो रहा है, हाँ। लेकिन वो कुछ रॉन्ग वे में जाकर पढ़ रहा है, उसको सही डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। हाँ। तो पढ़ तो रहा है लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। हाँ। 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 तो पहले कंडीशन तो हो गई कि दोनों इक्वल पढ़ रहे हैं, दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है। हाँ। हाँ। दूसरी कंडीशन यहाँ पर आती है कि वो लड़का कर तो रहा है, एफर्ट्स तो कर रहा है, लेकिन उसके एफर्ट सफिशिएंट नहीं है, इसलिए फिर वो डोमिनेंट हो गया। और तीसरी कंडीशन आती है कि वो जो लड़का है वो पढ़ ही नहीं रहा है। अच्छा। तो 3 कंडीशन में कोई सा भी हम इसमें ले सकते हैं, या तो दोनों इक्वल काम कर रहे हैं, या दूसरा एक सही काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है, या तीसरी कंडीशन होगी कि एक काम कर रहा है दूसरा काम ही नहीं कर रहा है। तो इस कंडीशन में आपका एक जो है वो डोमिनेंट हो जाएगा। ओके। ये इसका थोड़ा सा मेन रीजन। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं कि क्या आपने बताया 7 रूल्स थे। हाँ, इसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस ये की पहला बात रूल करिए, है। इसका पहला है। तो उसमें जैसे उन्होंने कहा कि हमने एक टॉल ले लिया। हाँ। और हमने एक डॉफ ले लिया। हाँ। और जब इन दोनों के बीच में हाइब्रिडाइजेशन कराया तो जो हमारी F1 जनरेशन आ रही है, हाँ। उस F1 जनरेशन में हमारे पास ये कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी कि ऑल टॉल आ रहे हैं। ठीक है। ऑल टॉल यानी कि जितने भी उनको मिले, मतलब जैसे उन्होंने सपोज 1200 प्लांट्स में किया तो उनको सब में ही ये ऑल टॉल ही मिल रहा है। तो उसके बेसिस पे उन्होंने कहा कि कहीं कुछ ऐसा है कि एक कैरेक्टर है जो अपने आप को एक्सप्रेस होने देता है और दूसरे कैरेक्टर्स को दबा देता है। तो इसलिए उसके बेसिस पर उन्होंने ये मेंडल का फर्स्ट, हम बोल सकते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये फर्स्ट लॉ है उसका, जिसमें उन्होंने ये देखा कि जब हम 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स के बीच में क्रॉस कराते हैं, हाइब्रिडाइज कराते हैं, तो F1 जनरेशन में केवल एक ही कैरेक्टर शो होगा, और जो कैरेक्टर शो होगा वो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है। उसको हम डोमिनेंट कैरेक्टर बोलते हैं। जरूरी नहीं है कि हर जगह टॉल ही डोमिनेंस हो, डॉग भी डोमिनेंस होता है, अलग किसी और प्लांट में ऐसा हो सकता था। पर उन्होंने कहा कि फर्स्ट जनरेशन में जो भी होगा सबके साथ एक जैसा ही होगा। यानी कि उन्होंने कहा लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स की चीजें, जैसे टॉल और डॉफ वाले लिए, उसमें टॉल वाला कैरेक्टर डोमिनेंस वाला था, तो इसलिए यहां पर जितनी भी फर्स्ट जनरेशन बनेगी वो टॉल ही बनेगी। हो सकता है किसी और प्लांट में ऐसा भी हो सकता है कि डॉफ वाला कैरेक्टर डोमिनेंट वाला हो, तो उसकी जो फर्स्ट जनरेशन बनेगी, चाहे कभी भी टॉल और डॉफ का आप हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे, हाइब्रिड कराएंगे, क्रॉस कराएंगे, तो उसमें हो सकता है कि जितने भी बनेंगे सब डॉफ बनेंगे। 2 कैरेक्टर्स की लड़ाई में अगर एक ताकतवर है तो हर बार फर्स्ट जनरेशन में वही जीतेगा। ऐसा नहीं होगा कि रैंडम है, कुछ भी कोई भी जीत सकता है। फर्स्ट जनरेशन में हमेशा एक ही कैरेक्टर जीतेगा। अब जैसे हम इसमें पी प्लांट में बात करें, इसके जो फ्लावर कलर आता है, हाँ। एक तो आता है इसमें पर्पल और एक आता है व्हाइट। हाँ। तो अगर मैं आपसे पूछूंगी बताइए सर कि पर्पल डोमिनेंट है या व्हाइट डोमिनेंट है, तो आप नहीं बोल सकते, ऑब्वियसली नहीं बोल सकते। उसके लिए आपको क्या करना है, पर्पल और व्हाइट में क्रॉस कराना है। तो हाइब्रिडाइजेशन कराती F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर दिख गया, तो वही उसका डोमिनेंट कैरेक्टर होगा। अच्छा। तो इसमें क्या होता है, व्हाइट और पर्पल में से पर्पल F1 जनरेशन में आता है, तो इट मींस पर्पल इज डोमिनेंट ओवर
व्हाइट। अच्छा, तो ये उन्होंने 7 कैरेक्टर्स अलग अलग लिए थे, उन सारे कैरेक्टर्स में उन्होंने यही करके देखा। हाँ। और सब में जो F1 जनरेशन में जो शो हुआ उनका डोमिनेंट कैरेक्टर था, वो F1 जनरेशन में शो होगा, और जो F1 जनरेशन में शो नहीं हो रहा है वो उनका रेसेसिव कैरेक्टर होगा। बहुत ही बढ़िया। यानी एक बार क्लियर हो गया हमें लाइफ में, ये लॉ तभी कहते हैं कि वंस यू हैव ऑब्जर्व्ड इट इज गोइंग टू अकर ऑल द टाइम। वंस यू हैव सीन कि टॉल इज द डोमिनेंट कैरेक्टर या पर्पल कलर फ्लावर इज द डोमिनेंट कैरेक्टर, तो अब पर्पल और व्हाइट में जब भी क्रॉस होगा तो फर्स्ट जनरेशन जो बनने वाली है, यानी पर्पल और फर्स्ट जनरेशन क्या उसके बाद का हम कर ही नहीं रहे, पर्पल और व्हाइट का जब भी क्रॉस होगा पर्पल फ्लावर वाला ही डोमिनेंट, मतलब F1 जनरेशन में शो होगा। बिल्कुल जैसे सीड का जो शेप होता है वो राउंड और रिंकल्ड, हाँ। तो उसमें भी आपको F1 जनरेशन सारी राउंड मिल रही है। हाँ। तो इसका हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंस लग रहा है, और राउंड इज डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड। सर एक और चीज है, कई बार होता है लाइक ट्विंस पैदा होते हैं, अनलाइक ट्विंस पैदा होते हैं, इनका क्या डिफरेंस है, क्या है? लाइक ट्विंस तो ये है कि जब जाइगोट एक सिंगल बनता है, हाँ। उस जाइगोट के अंदर क्लीवेज डिविजन्स होते हैं, जिससे मतलब वो जाइगोट इज ए सिंगल सेल। अब वो जो सिंगल सेल है, जैसे ये हमारे पास में स्पर्म आ गया, हाँ। ये ओवम आ गया, इन दोनों का फ्यूजन हुआ, मतलब फर्टिलाइजेशन हुआ, और ये बन गया जाइगोट। ठीक है। अब इस जाइगोट के अंदर डिविजन्स होते हैं, इस जाइगोट में 1 से 2 बन गए, 2 से 4 बन गए, फिर ऐसे पूरा एक ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। लेकिन गलती से अगर इसके बीच में कभी ये पूरा ही कट जाए, तो ये 2 सेल सेपरेट हो जाएंगी, और फिर ये अपना डेवलप, ये अपना एक इंडिविजुअल डेवलपमेंट कर देगी, इंडिविजुअल। तो इनको हम बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। ठीक है, मतलब रियल ट्विंस ये हैं, यही रियल ट्विंस हैं। अब कई बार क्या होता है कि 2 अलग अलग स्पर्म और 2 अलग अलग ओवम डेवलप हो जाते हैं, और ये जब दोनों बनाएंगे तो 2 जाइगोट बन गए। अच्छा, अब इससे एक अलग बनेगा, इससे एक अलग बनेगा। ये मतलब साइंस की लैंग्वेज में ये ट्विंस है ही नहीं। जैसे आप और आपके भाई या बहन में जितना डिफरेंस है, उतने सारे डिफरेंसेस इसमें आएंगे, इन दोनों में है। तो वैसे इनको हम ट्विंस बोलते ही नहीं है, इनका डीएनए डिफरेंट है, इनका डीएनए डिफरेंट है, सब कुछ डिफरेंट है, लेकिन इन दोनों ट्विंस का डीएनए एग्जैक्ट सेम आएगा। ये केवल एक ऐसी यूनिक चीज है, इसमें इनके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी सेम होगी, मतलब इनका डीएनए पूरा एग्जैक्ट सेम। अच्छा, लाइक ट्विंस का डीएनए एकदम बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि ऑब्वियसली बने ही दोनों सेम स्पर्म सेल में होता है, एक ही से बना है, एक ही से बने हुए हैं। अच्छा, इसमें भी वो बॉय और गर्ल अलग अलग हो सकते हैं? इसमें आ सकते हैं, हाँ हाँ। तो इस वाले में आपको दोनों सेम ही मिलेंगे, दोनों बॉय हैं तो दोनों बॉय रहेंगे, दोनों गर्ल है। अगर यहाँ पर मोल है तो दूसरे के भी यहीं पर मोल आएगा इस वाले केस पे। अच्छा, क्योंकि ये एग्जैक्ट सेम है, ऊपर से जो आ रहे हैं ये एग्जैक्ट सेम आ रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। तो इसके बाद जब ये अलग हो जाते हैं ये जाइगोट के पार्ट, तब भी जब इनका डेवलपमेंट होगा वो एक जैसा होता है। तो इनिशियल स्टेजेस पे हम इनको अलग कर दें, तो हम 2 ट्विंस बना सकते हैं। लेकिन ये क्या है कि अभी बैंड है, ये तो इतनी प्रोग्रेस तो हम लोग कर चुके हैं कि हम ये अगर हम जाइगोट लेकर उसकी 2 सेल्स को सेपरेट कर दें और दोनों सेल्स को अलग अलग डेवलप कराएं, तो वो 2 अलग अलग ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो सकता है। अच्छा, अभी ह्यूमंस में इसके ऊपर बैन है, ये काम नहीं कर सकते अच्छा। और ये इनिशियल स्टेजेस पे ही होता है, बाद में नहीं होता है। फिर कई बार आपने देखा होगा कि सिर एक है, बाकी बॉडी पार्ट्स तो हो गए, तो वो तीसरी चीज है। वो क्या है? उसमें क्या है कि जैसे ये अभी आपको यहाँ से आपको हेड बनना है और यहाँ से इसका बॉडी पार्ट्स और यहाँ से इसके टेल बनने हैं। अब क्या हुआ कि इसमें जो कट लग गया गलती से यहाँ तक लग गया। अच्छा, तो अब ये इसके जो हैं ये वाले पार्ट इसके 2 हो गए, ये बेचारा सिर से जुड़ा हुआ रह गया। तो वो अलग कहानी है, वो ट्विंस वाली नहीं है, वो बिल्कुल ही वो तो डिफरेंट किसी के नाम ही है वो। बहुत ही बढ़िया। तो ये हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस है, 7 लॉ में से पहला लॉ है। ये क्या है? 3 लॉ हैं उसके साथ। 3 लॉ, 3 लॉ हैं। तो इसमें सेकंड नंबर का है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसके लिए आपको F2 जनरेशन आना पड़ेगा। अच्छा, तो F2 जनरेशन के लिए क्या है, जैसे हमने ये किया कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हमारी F1 जनरेशन आ गई। F1 जनरेशन आपको मिलेगी कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि ऑल टॉल मिलेगा। अब इसमें जब हम क्रॉस कराएंगे तो यहाँ मतलब सेल्फिंग कराएंगे इसकी, तो सेल्फिंग कराने पे जो हमारे को F2 जनरेशन मिलेगी, यहाँ ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ हमने इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी ले लिया, कैपिटल टी स्मॉल टी ले लिया, यहाँ कैपिटल कैपिटल हो गया, कैपिटल स्मॉल और ये हो गया स्मॉल स्मॉल। तो यहाँ ये आपके लिए टॉल है, ये भी आपका टॉल बन गया, ये भी आपका टॉल बन गया। यहाँ तो आपके डोमिनेंस वाला लॉ ऑफ डोमिनेंस फर्स्ट लॉ लग ही गया, और यहाँ पर ये आपका डॉर्फ बन गया।
तो ये 25%। अच्छा, ये उन्होंने देखा 25% होता है, हाँ। काफी मैथमेटिकल भी है और दिख हाँ। भी रहा है कि ऐसे ही होना इसमें चाहिए। जैसे अगर हम बोलते हैं इनको ये भी थोड़ा सा जरूरी है कि फिनोटाइप, एक बार मैं ये रेशो बता देता हूँ। फिनोटाइपिक रेशो जब भी आएगा तो हमें केवल इसके जो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स हैं केवल वो ही हमें देखने हैं, तो टॉल और डॉर्फ। हाँ तो यहाँ पर आप जब काउंट करेंगे हाँ। तो F2 जनरेशन में आपको 3 टॉल मिलेंगे और और one। 1, तो ये आपका फिनोटाइपिक रेशो है। हाँ। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, वो कई बार पूछा जाता है बहुत अच्छे से। हाँ। और दूसरा अगर मैं इसकी जीनोटाइपिक रेशो की बात करूं हाँ। तो जीनोटाइपिक रेशो 1:2:2। हाँ, तो वो जीनोटाइपिक रेशो में मुझे यहाँ पर इनके जीन्स लिखने हैं, तो 1:2:1। कैपिटल टी कैपिटल स्मॉल और स्मॉल स्मॉल, तो 1:2। यहाँ पर 1 2 और 1 आएगा। तो ये मतलब इसमें तो हम देखें तो 75-25 का आ रहा है, और इसमें 25-50 और 25% बिल्कुल सही बात। तो ये उन्होंने ये कहा कि F1 जनरेशन में, ये समझने वाली बात है बहुत इंपॉर्टेंट, कि F1 जनरेशन में दोनों हैं। जैसे मैं अभी आपको बोलूं कि मैंने एक रेड पेन और एक ब्लू पेन दे दिया, उन दोनों को आपने अच्छे से टाई करके एकदम रख दिया, 2 महीने बाद जब आप उसको खोलेंगे तो ऐसा थोड़ी है कि रेड वाला ब्लू चलने लग जाएगा, क्योंकि वो रेड वाला रेड ही रहेगा, ब्लू वाला ब्लू ही रहेगा। यानी कि यहाँ पर इसमें दोनों कैरेक्टर्स थे, टोल का भी था और डॉर का भी था, लेकिन ये F1 जनरेशन में पूरे टाइम साथ रहेंगे, लाइफ टाइम ये साथ रहने वाले, लेकिन ये एक दूसरे को कंटामिनेटेड नहीं करेंगे। और जब इनको मौका लगेगा, गैमिट्स फॉर्मेशन होगा, तो गैमिट बनते टाइम में दोनों सेपरेट हो जाएंगे, यानी कि सेग्रीगेट कर जाएंगे। ओके। तो टॉल अलग हो गया और डॉल्फ का जीन अलग हो गया, तो इसीलिए इस बेसिस पर उन्होंने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी कि सेकंड लॉ ऑफ मेंडल इनहेरिटेंस उन्होंने दिया। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो सेकेंड जनरेशन पैदा हो रही है उनमें से कुछ के कैरेक्टरिस्टिक एग्जैक्टली अपने दादाजी से मैच कर रहे होंगे, कुछ के अपने दादी जी से मैच कर रहे होंगे, और 50% के माँ बाप से कर रहे होंगे। ये हो गया दादाजी वाला कैरेक्टरिस्टिक, पापा वाला नहीं, ये तो दादाजी वाला हो गया, दादाजी वाला, बिल्कुल। और ये वाला हो गया दादी जी वाला, और ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक जो है ये मम्मी पापा वाले। तो इस तरह से मतलब सेकंड जनरेशन फॉलो हो जाएगी। तो इसका मतलब जो ये टीटी मिलेगा ये प्योर टॉल, प्योर है ये प्योर टॉल, यानी हमें प्योर टॉल भी मिल रहा है और प्योर डॉग भी मिल रहा है। इसमें आपको पेरेंटल भी मिलेगा, और ये दोनों पेरेंटल होंगे। हाँ। और ये दोनों इसमें नए कॉम्बिनेशन भी मिलेंगे। ठीक है, और क्योंकि इसमें कोई डोमिनेंस लग जाएगा इसलिए आपको टोल ही दिखाई टॉल देगा, मतलब फेनोटाइपिक के हिसाब से हमें दिखाई देगा कि 3 टॉल है, 3 टॉल है, पर वो तो सिर्फ डोमिनेंस की कैरेक्टरिस्टिक है। ये क्या चीज है ये सर? इसमें अब वो उन्होंने जब एक एक कैरेक्टर को चेक किया तो वो तो उनको 2 उनके लॉज बन चुके थे, लॉ डोमिनेंस बन गया। अब यहाँ उन्होंने कहा कि मैं 2 कैरेक्टर एक साथ लेके चलता हूँ। अच्छा। तो उन्होंने एक तो लिया कलर ऑफ सीड, और एक लिया उन्होंने शेप ऑफ सीड। अच्छा। तो 2 कैरेक्टर एक साथ ले लिया। अभी तक एक कैरेक्टर की बात कर रहे थे। तो 2 लॉज हैं उनके, वो तो एक कैरेक्टर पे आ गए। अब उन्होंने कहा कि मैं 2 कैरेक्टर्स को भी देखूं कि वो दोनों एक साथ जा रहे हैं या 2 अलग अलग कंडीशन में जा रहे हैं। तो उन्होंने यहाँ पर लिया कि जो हमारे पास, जैसे ये हो गया राउंड, और ये हो गया येलो, ठीक है, और ये हो गया रिंकल्ड, और ये हो गया ग्रीन। ठीक है। तो राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, ये उन्होंने पेरेंट्स लिए, और जब इन्होंने इसके बीच में क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में इनको मिलना तो वही है, क्योंकि इसका एक लॉ ऑफ डोमिनेंस यहाँ भी लग रहा है। तो राउंड एंड येलो, तो ये इनके पास F1 जनरेशन आ गई। अब जब इस F1 जनरेशन को उन्होंने सेल्फिंग किया तो उनके पास में यहाँ ये 16 टाइप्स के कैरेक्टर्स इनको मिले। उसमें जब हम इसका जीनोटाइपिक रेशो देखेंगे F2 जनरेशन का, तो उनके पास में, मतलब फिनोटाइपिक पे बात करते हैं अभी तक क्योंकि वो सिंपल है थोड़ा, तो उनके पास में कैपिटल R और कैपिटल Y आया, फिर उनके पास में कैपिटल R स्मॉल y आया, स्मॉल r कैपिटल Y आया, और स्मॉल r स्मॉल y, मतलब इस तरीके के उनके पास में आए। यानी कि राउंड येलो, राउंड ग्रीन, फिर रिंकल्ड येलो और रिंकल्ड ग्रीन। तो ये उनके पास में 9:3:3:1 का रेशो था। ठीक है, यानी कि इसमें ये आपको जो दिख रहे हैं जिसमें 1 या 2 कैपिटल हैं वो राउंड होगा, और जिसमें 1 या 2 कैपिटल Y हैं समझ गया मैं, वो बन रहा है।
तो यहाँ आप देख रहे हैं ये कि मुझे अभी ऐसा लगने लगा, ऐसा फील आ रहा है कि ये करने की भी जरूरत नहीं थी, ये तो अगर हमें वो बात समझ में आ गई थी दो, हाँ हाँ तो उससे मैथमेटिकली भी मैं देखता था कि यही आंसर आने वाला था। मैथमेटिकली भी अगर मैं कैलकुलेट करता कि भैया सारे कॉम्बिनेशन हाँ लिखूं, बिल्कुल सारे कॉम्बिनेशन लिखूं, तो ये 16 नहीं, कॉम्बिनेशन ही बिल्कुल बने। आपने बहुत सही बात पकड़ी, क्योंकि कई साइंटिस्ट मानते नहीं है कि मेंडल ने 3 लॉ दिए, वो बोलते हैं 2 ही लॉ हैं। हाँ, क्योंकि अच्छा, ये बात हाँ भी सही है, मतलब बढ़िया क्योंकि दो तीसरा लॉ तो मैं खुद ही बना दूंगा। हाँ बिल्कुल। तो इसमें उनको जो मिल रहा है उसमें पेरेंटल भी मिल रहा है, हाँ और उसके अलावा इनको नए कॉम्बिनेशंस भी मिल रहे हैं। हाँ तो इन जैसे इनको अब ये राउंड और ग्रीन मिल गया, हाँ जबकि हमने लिया था राउंड और ग्रीन, और उसके अलावा फिर हमें राउंड और रिंकल भी, राउंड और येलो भी मिल रहा है, और राउंड और ग्रीन भी मिल रहा है। तो राउंड ग्रीन हमारा नहीं था, हमारे पास में पेरेंट थे रिंकल और ग्रीन, ग्रीन। तो उसमें सब मिल हाँ जाएंगे, तो मुझे समझ में आ गया कि तो ये इसमें फिनोटिपिक रेशियो जो आ रहा है इसका, राउंड येलो का 9 आ रहा है, हाँ फिर राउंड ग्रीन का 3 आया, रिंकल येलो का 3 है, रिंकल ग्रीन का 1 हाँ आया। हाँ हाँ तो ये दो जो हैं ये मेन कैरेक्टर्स हैं इनके, और हाँ ये दो इनके अंदर नए कैरेक्टर्स बन गए। हाँ उन्होंने कहा कि जो एक कैरेक्टर है हाँ उसकी जो इनहेरिटेंस है उसके ऊपर दूसरे कैरेक्टर से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी राउंड होंगे वो ऑलवेज ही येलो बनेंगे, राउंड वाला भी ग्रीन बन सकता है, बिल्कुल जैसा समझ कि गया, यहाँ मैं पर। तो समझ चुका हूँ पूरी तरह से, मैथ्स एकदम प्रॉपर मैथ्स बिल्कुल मुझे दिखाई दे रही है। ये चारों एक्चुअली मुद्दा ये है कि भाई आर आर वाई वाई और आर आर यही सेम वाई हाँ वाई जो हाँ मिल रहे हैं, बिल्कुल, तो हो सकता है कि वो आर कैपिटल आर कैपिटल वाई हो जाए। तो कुछ भी लेकिन अगर मैं इसका जो रेशियो भी आपने मुझे सिखाए, या फिनोटिपिक और हाँ जीनोटिपिक रेशियो, तो अगर मैं जीनोटिपिक रेशियो की बात करूं, वो कॉम्प्लिकेटेड है वो जीनोटिपिक रेशियो, अब मैं थोड़ी मैथमेटिक्स हाँ समझता हूं हाँ तो मैं हाँ समझ जाऊंगा कि हाँ जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा। तो अब हमारे पास क्या है, आर आर वाई वाई हमारे पास मिल रहे हैं, तो कितने डिफरेंट तरह की चीजें हमें मिल हाँ रही हैं, उनकी अगर हम बात करने की कोशिश करें तो मैं एक बार पेन हाँ चाहूंगा सर। तो इस केस में हमारे पास यहाँ पर 4 पोजीशंस हैं, ये हमारे पास 4 बिल्कुल पोजीशंस है जीनोटिपिक में। तो ये पहली इस यहाँ पर कैपिटल आर और स्मॉल आर कुछ भी आ सकता था, हाँ यहां पर भी कैपिटल आर और स्मॉल आर कुछ भी आ सकता था, जी बिल्कुल यहां पर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई कुछ भी आ सकता था, हाँ यहां पर भी कैपिटल वाई और स्मॉल वाई कुछ भी आ सकता था। हाँ ठीक है सर। तो बिल्कुल अब हमारे पास यहां पर टोटल तरह के जो स्ट्रक्चर होंगे, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है, यहां पर भी 2 पॉसिबिलिटी है, यहां पर भी 2 पॉसिबिलिटी है, यहां पर भी 2, तो टोटल 16 हाँ पॉसिबिलिटीज हमारे पास बननी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल करेक्ट। तो ये मुझे दिखाई दिया, मैं समझता हूं, मैं और तो इसीलिए वो जो आप देखेंगे 9+3+3+1 हाँ वो वो 16 ही आ रहा है। 16 तरह हाँ की चीजें होंगी, 16 हाँ तरह की चीजें होंगी। अब अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें कितने तरह के बनने वाले हैं, वो भी हम निकाल सकते हैं यहाँ पर, वो भी हम निकाल सकते हैं इस तरह से। तो अगर मैं यहां पर बात करूं, तो जैसे मैंने कहा आर इसका फिक्स्ड किया, तो ये अच्छा, ये आर आर और आर आर एक ही जैसी बात हुई, हाँ ये तो एक ही जैसी ये बात हुई, सेम है ये आर आर और आर आर एक ही जैसी बात हुई, तो इसका मतलब है आर आर एक ही जैसी बात हुई। तो यहां पर पॉसिबिलिटी हमारे पास आ सकती है आर आर वाई वाई, सॉरी आर आर और स्मॉल आर, ये 4 तरह की पॉसिबिलिटी यहां पर मतलब इसका मैं आपको बता देता हूँ, हाँ उसमें जो हम लोग निकालते हैं इसको, हम्म तो हमने ये ले लिया आर और आर, यहाँ पर ले लिया वाई और स्मॉल वाई। हाँ तो एक बार तो आपके पास बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, एक बनेगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, एक बनेगा स्मॉल आर कैपिटल वाई, और एक बनेगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। इस तरीके से कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर। ठीक। ठीक है तो बच्चों, अभी इसमें वो डीएनए वाला पोर्शन और बाकी है हाँ अपना। तो अब हमारा क्योंकि समय भी थोड़ा समाप्त, हाँ, तो ठीक है बच्चों, दिस इज द वे वी आर, हम जितना समय हमारे पास मिला हम उतने समय में बात कर पाए। हम कल फिर मैं आपसे मिलूंगा और कल हम बात करेंगे, कल हम दोबारा बात करने वाले हैं। कल हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री की और फिजिक्स की, जिसमें फिजिक्स में हम फिनोमेनन ऑफ रेजोनेंस पे बात करेंगे और केमिस्ट्री में हम बात करेंगे एसिड एंड बेस की। तो केमिस्ट्री में मैं कल अपने केमिस्ट्री के अध्यापक के साथ आऊंगा, फिजिक्स में तो मैं अकेला ही आ जाऊंगा, तो कि हम डिस्कस कर पाए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, वेरी थैंक यू। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।